चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्ते, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और मैं राम अवतार पांडे। रणक्षेत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको पता है राम, ट्रंप ने इस बार नाइजीरिया को अब धमकी दे दी है। जी हाँ, फिर उन्होंने नाइजीरिया पे भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पॉसिबल एक्शन हो सकता है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये आप जानते हैं? ये क्यों कहा ये तो हमें पता है और ये हमारा काम भी अपने दर्शकों को बताना, लेकिन क्या कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उन्होंने कहा है कि पॉसिबल एक्शन, मिलिट्री एक्शन हो सकता है यदि नाइजीरिया में जो क्रिश्चियंस की मृत्यु हो रही है अगर वो नहीं रुकी तो। और इसको और अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो कुछ इस तरह से है कि नाइजीरिया में जिस तरह से वहां पे एथनिक कुछ वो लड़ाई चल रही है उसके लेकर इन्होंने ये बयान दिया है। बेसिकली ये जो लड़ाई है क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स की, उसको लेकर ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जो भी वहां पे चीजें हैं, जो हालात हैं, अगर ये चीजों को सरकार नहीं रोकती है तो हम पॉसिबल मिलिट्री एक्शन लेंगे। हाँ निपिन जी, इसको लेके दो बातें हैं, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स तो है, इसके अलावा कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको सिर्फ रिलीजन बेस से नहीं देखते, वहां पे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने की एक जंग के रूप में भी इस पूरे लड़ाई को देखते हैं। वो बेसिकली ये वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन इस पे सबसे जरूरी चीज कि जब एक जर्नलिस्ट ने ट्रंप से ये सवाल पूछा कि क्या आप मिलिट्री भेजेंगे, तो ट्रंप का जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर भेज देंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के जो फोर्सेस हैं वो नाइजीरिया पे जरूर कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है बोला अहमद टिनूनू, उनका कहना है कि ये जो ट्रंप के बयान है ये सही नहीं है। नाइजीरिया को एक ऐसे देश के रूप में दिखाना जो कि धार्मिक रूप से असहिष्णु है। हाँ देखिए, वही बात है ना कि ये जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे जो अभी चल रहा है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है, कई तरह के वायलेशंस हुई हैं, तो उस पे लेकर ये बात इमर्ज हो रही है कि क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स का है, लेकिन वहां पे रिसोर्सेज के कंट्रोल को लेकर भी लड़ाई जारी है। तो शायद इसी आधार पे, या शायद यूं कहें कि इसी आधार पे वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को धार्मिक नजरिए से देखना ठीक। आपको पता है नाइजीरिया अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है लोगों की। हाँ। सबसे ज्यादा आबादी वाले लोग 200 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं इस इलाके में। 200 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं वहां पे, कई तरह के डाइवर्सिटी भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, और इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पॉइंट से भी नाइजीरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑयल रिसोर्सेज की वजह से। इन तमाम चीजों की वजह से नाइजीरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री हो जाता है अफ्रीका में। ये सबसे बड़ा तेल का यहाँ पे वो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा तेल के खदान है जी। तो इसके बारे में बेसिकली सबसे बड़ी चीज है कि ये जो ट्रंप ने बयान दिया है, अभी आपने बोला ना जियोपॉलिटिकल रूप से काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर हम क्रोनोलॉजीज देखते हैं तो ट्रंप के बयान ज्यादातर उन देशों को लेके आते हैं जहां पे तेल है। वेनेजुएला की बात कर लीजिए, या अमेरिका का अगर हम नॉर्मल स्टेटमेंट देख लें। अब नाइजीरिया पे ट्रंप की नजर है, रशिया के तेल पे ट्रंप लगातार बयानबाजी कर ही रहे हैं कि आप मत खरीदिए और तमाम चीजें। तो जो मजबूत देश हैं उनसे किसी न किसी तरीके से चाह रहे हैं कि वो ना खरीदें, जो कमजोर देश हैं उन पे चाहता है कि वो अपना अस्तित्व जमा ले। देखिए, जहां पे भी ऑयल रहता है वहां पे अमेरिका की नजर रहती है, ये तो एक मतलब एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जहां पे भी तेल होगा और जहां पे तेल की पॉसिबिलिटीज होंगी वहां पे अमेरिका की नजर रहती है। नाइजीरिया में जो ये मुद्दा उठा है, नाइजीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां पे रिसोर्सेज के कंट्रोल को भी लेकर है। जितने भी मैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर आप बेसिक थोड़ा सा देखेंगे तो जितने भी जो नोमैड्स हैं, जो जानवरों को रखते हैं या जो भ्रमण करते हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है उन पे कंट्रोल ज्यादातर क्रिश्चियंस का है। तो वो एक रिसोर्सेज के कंट्रोल का भी हाँ, कि हम अपने जानवरों को कहाँ चराने जाएं। हाँ, तो आपके अगर हम इसको लेमैन उसमें लेके आए, तो अगर हम अगर आप हमारे खेतों में लेके आएंगे तो हमारे खेतों का नुकसान है जी। तो इसकी एक बड़ी लड़ाई है और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये असली है। बट इसमें ट्रंप का कूदना, तेल का फैक्टर ज्यादा लग रहा है इसमें, मुझे ऐसा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस घटना को बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बना देता है। जिस तरह उन्होंने इस पर बयान दिया, जिस तरह उन्होंने इस पर रिएक्ट किया, इसलिए ये पूरी जो मुद्दा है और बड़ा हो गया। ऑयल वाली बात, अफ्रीका में जो नाइजीरिया की लोकेशन है, उसकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो उसका इम्पोर्टेंस है, वो भी एक कारण हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस कंट्री में इंटरेस्ट ले रहे हो।
ट्रंप ने इसमें जब ये क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स का ये जो मुद्दा उठाया जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली ट्रंप एक वो कहते हैं ना कि पिन डालने की बात है, कि ये एक तरीका हो सकता है कि हम नाइजीरिया में घुस जाएं, क्योंकि अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो लंबे समय से किसी ना किसी बहाने से किसी न किसी देश में घुस के उस देश को कंट्रोल करने की कोशिश, चाहे वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की हो अमेरिका ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा कहीं ना कहीं। फिर ये लोग वियतनाम में घुसे, वियतनाम में भी ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर ये लोग कोशिश किया इन्होंने कि और भी जो छोटे इराक को तबाही कर दिया, वहां पे अभी भी हालत जितनी बुरी है। अब ये नाइजीरिया पे, तो क्या अब ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि नाइजीरिया और नाइजीरिया के थ्रू अफ्रीका में भी ये घुसने की कोशिश है। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे ना अमेरिका के और भी बेसेस हैं, तो वो एक घुसने वाली बात तो सही पता है, उस घुसने वाली बात को लेकर अभी कोई खास रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है अग्रेसिवली जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वहां पर अमेरिकी फोर्सेस कार्रवाई कर सकती हैं, तो वो एक प्रश्न जरूर उठता है कि अमेरिकी फोर्सेस बेवजह कहीं नहीं जाती। उनके पीछे सिर्फ एक पिक्चर रिलीजियस का दिखाया जा रहा है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए है, उतना ही अभी तक जो उनका इतिहास रहा है, इतना सिंपल आसान तो नहीं रहा है जहां पे भी अमेरिकन फोर्सेस गई हैं। ईरान को भी तबाह किया था, अगर अमेरिकन ने ईरान के ऊपर हमले हुए या ईरान पे सैंक्शंस लगे तो वो भी तेल के ही पीछे। हाँ, उसके तेल का बहुत बड़ा खेल था उसके पीछे भी। तो यहाँ पे भी तेल का ही खेल है या? देखिए अभी कह देना कि पूर्ण रूप से तेल ही एक कारण है अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जिस तरह से रिपोर्ट्स और आगे आएंगी उसके बाद तेल के मुद्दे को लेकर और स्पष्टीकरण स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल उनका बयान सच में बहुत बड़ा बयान है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे ट्रंप अपनी आर्मी भेजता है, तो जैसे यूएस फोर्स, तो क्या वो एयर स्ट्राइक्स होंगी या ग्राउंड? देखिए उन्होंने तीनों ऑप्शंस बात की है कि एयर स्ट्राइक की भी बात कही है, उसके अलावा फोर्सेस को भी उतारने की उन्होंने बात कही है। ट्रंप का स्टेटमेंट है जो एग्जैक्टली वो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए कि इफ द नाइजीरियन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू अलाउ द किलिंग ऑफ क्रिश्चियंस, द यूएसए विल इमीडिएटली स्टॉप all aid and assistance to Nigeria and may very well go into that now disgraced country guns a-blazing to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities। वैसे वहाँ पे बोको हराम और ISWP भी एक्टिव है काफी नाइजीरिया में। हाँ, उनका सेक्शन भी एक एक्टिव है। और देखिए इस तरह के कंट्रीज में ना कई सेक्शन एक्टिव रहते हैं और उनके अपने वॉरलॉर्ड्स होते हैं, उनके अपने रीजन होते हैं जिनकी वजह से ये इशू अलग अलग ग्रुप जो है काम कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन जेनोसाइड अभी जब जो डाटा जो मीडिया दे रहा है उसके हिसाब से लाखों लोग मारे गए हैं, ज्यादातर दूसरी कम्युनिटीज के भी लोग मारे गए हैं। क्रिश्चियंस की बात करना अचानक से, ये कहीं अपने अमेरिका के मेगा क्राउड को भी अट्रैक्ट करने की जरूरत बात तो नहीं? देखिए ये बात हो सकती है, इतना इस बात से बहुत पूर्ण रूप से इनकार करना तो सही नहीं है। होता यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप का पर्टिकुलर रिलीजियस बयान देना ही इस पूरी घटना को बहुत बड़ा बना देती है। और आपको ये भी लग रहा होगा कि सिर्फ धर्म के आधार पे वो जनरली बयान देते नहीं है, ज्यादातर पॉलिटिक्स ज्यादा पर उनके इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स होती हैं। एड वाली बात जो है उन्होंने यहाँ पे भी करी, पूरी दुनिया में जो है वो ट्रंप टैरिफ वाली बात चल रही है, यहाँ पे भी एड वाली उन्होंने बात कही है। तो एक रूप से तो क्रिश्चियन जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है या जो रिसोर्स कंट्रोल करने का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का बयान, देखिए आगे क्या होता है। आपको पता है राम कि जो इसका यहाँ पे लोगों के वो है डायमेंशन है, ज्योग्राफिक वो है डेमोग्राफी है, उसके हिसाब से 53% लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, और 45% लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तेल का एक मुद्दा तो हो गया, जिस तरीके से ट्रंप चाइना को लेके लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, नहीं लगता कि ये संभव है? जो मैं पहले से मैं शुरू में भी बोल चुका हूं वो बात की, ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पे घुसें और वहां पे एक सबसे जरूरी इलाके को, सबसे जरूरी देश को कंट्रोल करना शुरू करें, ताकि हम आगे चल के और भी चीजों को कंट्रोल कर पाए और डायरेक्ट चाइना को वहां पे। देखिए ट्रंप क्या करना चाहते हैं ये तो कोई नहीं कह सकता,
क्योंकि ट्रंप के बयान सुबह कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं, आज कभी और कुछ कर रहे हैं, फिर सुबह ही कुछ और अपने बयान बदलते हैं। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज में जितने भी मेगा पावर्स होते हैं वो अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश में तो लगे रहते हैं। अब नाइजीरिया में जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये कितना अट्रैक्ट करेगा अमेरिका को, या कितना अमेरिका इसमें इंटरेस्ट ले रहा है रिलीजियस ग्राउंड पे, ये तो अभी आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। और ट्रम्प का जो ये बयान आया है, इसका इंस्टेंट रिएक्शन क्या मिला है आपको पता है? मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो नाइजीरिया के सरकारी बॉन्ड्स हैं जी, उनमें गिरावट दर्ज की गई है। ट्रम्प के बयान से उथल पुथल तो हो जाती है किसी भी देश के स्टॉक मार्केट। दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो एक नाइजीरिया जैसे देश के बॉन्ड पे या आर्थिक स्थिति पे असर पड़ना तो स्वाभाविक है। अमेरिका के इतने ताकतवर देश के राष्ट्रपति के बयान के बाद उस देश की आर्थिक स्थिति पर तो प्रभाव पड़ती है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद उस देश पे क्या असर पड़ रहा होगा? देखिए, आपको मैं 2-3 चीजें ऐसे क्लियर करते हुए चलता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि मैंने पहले ही क्लियर किया कि वहां के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनके उसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे धार्मिक मुद्दे बहुत ज्यादा है, धर्म की लड़ाई बहुत ज्यादा चल रही है। फिर मैंने जैसे बताया प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक भी है क्रिश्चियनिटी में, यानी कि जातीय संघर्ष भी बहुत ज्यादा चल रहा है इन सब चीजों को लेके। ऐसे में ये एक मौका है कि ट्रंप वहां पे घुस सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज है कि अगर नाइजीरिया की सरकार वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मिलके, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, अपनी जो उनकी खुफिया एजेंसियां उनको एक्टिवेट करके और तमाम पहलुओं पे अपने आप को सुदृढ़ रखती हैं, तो एक ट्रंप की एक बहुत बड़ी चीज है जी, जो हमने देखा है टेको का, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट जी। तो अगर ट्रंप को लगता है कि नाइजीरिया कहीं अपने आप को मजबूती से खड़ा कर लेता है, फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। जब नाइजीरिया के राष्ट्रपति का जो स्टेटमेंट आया तो उसमें उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमारी सॉवरेंटी पे सवाल नहीं उठा सकते, आप हमारे इन सब मुद्दों पे नहीं, आप हमें ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ रिलीजियस क्राइम्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका स्टेटमेंट आता है कि हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप टेररिज्म के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो एक तरीके से वो भी थोड़ा सा हम टेररिज्म के मुद्दे पर तो साथ है, थोड़ा सा साथ नहीं कहेंगे, वो ट्रंप को भी थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि हल्का सा दरवाजा खोल रहे हैं कि देखिए हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ इसके लेके। वो थोड़ा सा मुझे मैच्योर भी लगा, लेकिन थोड़ा लगा कि वो थोड़ा सा चालाक स्टेटमेंट भी थोड़ा सा माइंडली दिया गया था कि ये जो भी चीजें हैं, देखिए आप, ये एक प्रॉब्लम है जो आप लगातार वो करते हैं, क्योंकि ट्रंप या अमेरिका जब भी बातचीत करते हैं वो टेररिज्म पे ज्यादा जोर देते हैं कि टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में अगर वो स्टेटमेंट ये दे देते हैं तो ट्रंप को एक दूसरे तरीके से अफ्रीका में, बेसिकली नाइजीरिया में एक एंट्री का वो तरीका दे देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं। अब देखने वाली बात है कि ट्रंप वो एंट्री ले पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ट्रंप ने तो ग्रीनलैंड को भी लेने की बात कही थी। फिर ट्रंप ने बोला था कि मैं ईरान का भी सब कुछ सेटल कर लूंगा। ट्रंप ने बोला था कि मैं दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है मैं सबको सेटल कर लूंगा। मैंने इजराइल हमास को सेटल कर दिया, वो सेटल हो नहीं पाया। तो ट्रंप हर कुछ दुनिया में करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो ये नाइजीरिया के मुद्दे पे वो क्या कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, हम अपना प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं जी। पूरा प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए और अपने सुझाव दीजिए हमें, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।